Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter matrices and determinants. इस particular lecture में we are going to see how do we solve a system of linear equations by using matrix method or determinant method. All right? Yes, we'll be doing two methods. तो system of equations को solve करना हम देखेंगे जैसे आप class 10th में solve करते हो system of linear equations जिसमें आपके पास दो equations दो variables होते थे x और y. You used to solve it by equating the coefficients or by elimination method or by cross multiplication method. So in this lecture we will see solving of these equations by matrix or a determinant. Is it all right? So it will be an application of matrices and determinants, right? So let us begin now. So the first method that we are going to see would be matrix method. All right? तो देखते हैं कैसे solve करते हैं. तो matrix method में of course as the name indicates we will be using matrices to solve system of equations. अब system of equations जब हम कहते हैं it means that we have like here you can see we have three equations and we have three unknowns. So x, y, z are the three unknowns as you can see, and on these in terms of these variables we have three equations. तो solve करने का मतलब होता है कि x, y, z की values निकालना. अब as I said नाम है मैट्रिक्स मेथड, तो यहाँ पे we will be forming three matrices. तो matrices फॉर्म करेंगे. सबसे पहला मैट्रिक्स हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं A, जो कि होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स. तो देखो हम x के कोफिशिएंट्स ये हैं a1 a2 a3. ऑल दीज आर कांस्टेंट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3. तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का मतलब होगा कि हम x y z के कोफिशिएंट्स लेंगे इस मैट्रिक्स में. तो पहला जो कॉलम होगा वो होगा तीनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट्स which are a1 a2 and a3. Is it okay? Now in second column we will take coefficients of y which are b1 b2 and b3. तो ये देखो b1 b2 b3. फिर थर्ड कॉलम में we will take coefficients of z. तो these are c1 c2 c3. तो पहला मैट्रिक्स हमने ये बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, राइट, इन विच वी आर टेकिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड. अगला जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे वो होगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स. अब जैसे मैंने कहा था इन इक्वेशंस में तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो मैट्रिक्स जो वेरिएबल्स का है बेटा दैट विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको याद होगी, रोज कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम एक होगा. क्योंकि यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं तो ऑब्वियसली 3 रोज होंगी और एक कॉलम होगा. अब तीन वेरिएबल्स हैं आपके एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स वाई एंड जेड. सो दिस इज नाउ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स बेटा. तो ये है हमारा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स. इज इट ओके? ये हो गया. तीसरा जो हम लेंगे वो होगा मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. अब आप नोटिस करो यहाँ पे इसमें कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं d1 d2 एंड d3. दीज आर द थ्री कॉन्स्टेंट्स. तो इनका हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं एंड लेट अस डिनोटेड बाय मैट्रिक्स b. अगेन इट विल बी अ कॉलम मैट्रिक्स जिसमें हम तीनों इक्वेशंस में जो कॉन्स्टेंट्स हैं d1 d2 d3 वो लिखेंगे. इज इट ऑल राइट? तो b हमारा हो गया मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. तो these are the three matrices which we have formed. Now what we are going to say कि ये जो given system of equations है बेटा, it can be written as, तो we will say given system of equations can be written as. अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं a into x is equal to b. अब आप कहोगे ये कैसे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व करो. यू नो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो अगर आप ax को मल्टीप्लाई करते हो, ऑब्जर्व करो, a का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, x का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1. तो प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि a के नंबर ऑफ कॉलम्स x के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आएगा, 3 क्रॉस 1 का आएगा. तो जब मल्टीप्लाई करोगे देखो तो उसमें पहली एंट्री कैसे आएगी, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके a1x b प्लस b1y प्लस c1z, ये इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री होगी. और इक्वल टू b मतलब इक्वल टू d1. तो आप देखो जब हम ये लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज d1, दैट विल गिव यू योर फर्स्ट इक्वेशन. तो हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी. फिर अगली एंट्री कैसे आएगी, इस रो को जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे
तो a2x प्लस b2y प्लस c2z, b की सेकेंड एंट्री के इक्वेट करोगे d2 के, तो यू विल गेट दिस सेकेंड इक्वेशन. सिमिलरली थर्ड रो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, वी विल गेट a3x प्लस b3y प्लस c3z, और ये d3 के इक्वेट हो जाएगा बिकॉज वी हैव टेकन ax इज इक्वल टू b, तो उससे आपको मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन. तो इसका मतलब ये जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे ax इज इक्वल टू b. अब देखो सॉल्व करने का मतलब है कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, मतलब मैट्रिक्स x निकालना है. तो x निकालना है तो हमें a यहां से हटाना पड़ेगा. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स. इज इट ऑल राइट? अब देखो x के लेफ्ट साइड पे a है तो a इनवर्स लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे नहीं करना, बिकॉज यू नो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ऑल राइट, तो लेफ्ट साइड पे a है तो लेफ्ट साइड पे ही हम a इनवर्स से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे. तो वी गेट a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स विल बी इक्वल टू, अब अगर लेफ्ट साइड पे हमने पहले a इनवर्स लिया है तो राइट साइड पे भी पहले a इनवर्स लोगे और फिर क्या आएगा b. नाउ वी नो दैट a inverse into a is equal to identity matrix. So this can be written as I into x, and we have a inverse into b. And we know that if you multiply any matrix by identity matrix, we get that matrix itself. So from here we get x will be equal to a inverse into b. तो जब मैट्रिक्स हमारा x आ जाएगा which is matrix of variables, तो that means we will get our values of three variables x, y and z. तो इक्वेशन हम ये यूज करने वाले हैं x को निकालने के लिए. अब यहां पे आपको यूज करनी पड़ेगी डेफिनेशन ऑफ a इनवर्स. रिकॉल करो, वी हैड डेफिनेशन ऑफ a इनवर्स टू बी इक्वल टू कितनी थी? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. This was the definition. So let us put value of a inverse over here. That means we get x is equal to 1 upon determinant of a multiplied by adjoint of a. ये मैट्रिक्स है adjoint of a और इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स b से. तो this is the result which we use to solve system of given equations बेटा. अब देखो इसमें ना अलग अलग केसेस बनते हैं. जैसे आप 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, उसका ग्राफ भी बनाते थे. तो अगर दो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बना रहे हो तो दे आर स्ट्रेट लाइंस. तो या तो लाइंस कोइंसिडेंट होती थी एक के ऊपर एक, विच मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या फिर आपकी दोनों लाइंस जैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, यूनिक सॉल्यूशन, और योर लाइंस यूज टू बी पैरेलल विच मीन्स नो सॉल्यूशन. तो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट केसेस जो होते हैं कि कब नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक होगा, कब इनफाइनाइटली मेनी, उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. तो सबसे पहले हम एक बात लिखते हैं कि व्हेन डू वी से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट तब होता है बेटा व्हेन सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन. ठीक है, तो जब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन हो. अब अगर सॉल्यूशन है तो दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो उस सिस्टम का होगा यूनिक सॉल्यूशन बेटा. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन. यूनिक मीन्स ओनली वन. तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो ओनली वन, या फिर उसके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इज इट ऑल राइट? और दिस सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ये तो दो केसेस पॉसिबल हैं. अब देखो कंडीशंस क्या हैं. तो ये कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्हीं को यूज करके बेटा क्वेश्चन किया जाता है, चाहे वो सब्जेक्टिव है या वो ऑब्जेक्टिव है. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन की. ये तब होगा जब हमारे पास कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो. जैसे हमने ये मैट्रिक्स ए लिखा था, ये देखो दिस वाज मैट्रिक्स ए. तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक. और इस केस में हमारे पास x इसी फॉर्मूले से आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी. तो हम मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस होल विल बी अ मैट्रिक्स, और उसकी हर एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a से. तो दैट विल गिव यू मैट्रिक्स x. इज इट ऑल राइट? तो ये कॉलम मैट्रिक्स है आपका,
ठीक है ना, 3x1 का बेटा, तो राइट साइड पे भी आपको एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा 3x1 का। ये मैट्रिक्स क्या था देखो, दिस मैट्रिक्स वाज दिस, इजंट इट? तो ये ऐसा था आपका XYZ कॉलम मैट्रिक्स। तो जब आप राइट साइड सॉल्व करोगे आपको फिर से कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें 3 एंट्रीज होंगी। तो दो मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट करके वी विल गेट आर वैल्यूज ऑफ 3 वेरिएबल्स XYZ। ऑलराइट, अब आते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है कि एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होना चाहिए एंड साथ ही साथ दोनों कंडीशंस इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए बेटा, एंड एडजॉइंट ऑफ ए into B should come out to be null matrix. Is it all right? तो जैसे यहाँ पे एक तरह से ये null matrix है और नीचे 0 है, 0 by 0 फॉर्म समझ लो एक तरह से। तो infinitely many solutions तब होते हैं जब determinant आपका वैल्यू लेगा 0 और adjoint of A into B क्या बनेगा, null matrix. So 0 means here null matrix. Is it all right? So these are the conditions. तो ये null matrix हो गया। अब देखो तीसरा होता है कि नो सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो हमने वर्ड लिखा है कंसिस्टेंट, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट मीन सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। तो आपस में सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट तब हो जाएगा जब हमारे पास गिवन इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब एक भी ऑर्डर ट्रिपलेट XYZ ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके लिए तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। ऑलराइट, सो व्हेनेवर वी यूज द वर्ड इनकंसिस्टेंट इट मींस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होती है एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 होना चाहिए एंड साथ ही साथ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी शुड नॉट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब जैसे इनफाइनाइटली कब थे देखो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नल मैट्रिक्स है। तो नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम तब हो जाएगा जब डिटर्मिनेंट तो 0 है बट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ऑलराइट, और एक यूनिक हमने पहले ही कर लिया था, यूनिक मींस ओनली वन सॉल्यूशन। ये तब होता है जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो ये कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए, देन वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखो एग्जांपल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें एग्जांपल के तौर पे एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। इफ कंसिस्टेंट, पहले तो चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालना है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। अब आप नोटिस करो इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y एंड वी हैव जस्ट टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें जो इक्वेशंस दी हैं वो दी हैं 2x plus 5y is equal to 7. Second equation is 6x plus 15y is equal to 13. अब याद है ना मैट्रिक्स मेथड में हम a, x और b तीन मैट्रिसेस बनाते हैं। तो लेट अस फॉर्म मैट्रिक्स A जो कि था मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। अब x के कोफिशिएंट्स हैं 2, 6, तो यहाँ पे आएगा 2, 6। फिर सेकेंड कॉलम में y के कोफिशिएंट्स आएंगे 5 और 15। फिर दूसरा मैट्रिक्स बनना है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। दो ही वेरिएबल्स हैं x और y, तो वी विल हैव अ कॉलम मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 दैट इज xy। तीसरा मैट्रिक्स था मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। तो आप देख सकते हो कांस्टेंट्स हैं 7 और 13, तो हमारे पास ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का। सबसे पहले आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना। तो देखो 30 माइनस 30, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो अगर 0 है, यहां पे देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है वो इनफाइनाइटली में भी था और इनकंसिस्टेंट में भी था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो हमें इन दोनों में से कौन सा केस है पता नहीं चल रहा, तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर वो नल मैट्रिक्स आ गया तो समझो आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, और अगर वो नॉन नल मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे फिर नो सॉल्यूशन है। तो करते हैं इसमें हम सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना है।
तो लेट अस फाइंड दिस मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है। 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट डायरेक्टली निकल आता है। क्या करते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करके वी आर गेटिंग 15 एंड 2, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको वहीं पे रखे रखे साइन करना होता है अपोजिट, -5 -6। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको मैट्रिक्स बी से, विच इज 7 और 13। इज इट ऑल राइट? प्रोडक्ट देखो डिफाइंड है क्योंकि इसका ऑर्डर है 2x2, इसका है 2x1, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2x1। पहली रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम से, तो वी हैव 15 इंटू 7 दैट इज 105, और -16 13 5 65। फिर लो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, वी हैव -42 प्लस 13 2 26। इज इट ऑल राइट? अब देखो हमारे पास क्या एंट्रीज आ गई। तो एक तो ये बात तो देखो दिख ही रही है कि नल मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा है, तो यहां पे लिखते हैं व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। 105 -65 करोगे बेटा तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, 40, और -42 प्लस 26 विल कम आउट टू बी हाउ मच, -16। ये आ गया। अब हमारे पास इसकी सारी एंट्री जीरो नहीं है, सारी क्या, एक भी एंट्री जीरो नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई अब फाइनली कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो जीरो है, बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब नो सोल्यूशन है। ये किसकी कंडीशन थी, नो सोल्यूशन की। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, राइट? तो वी विल से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ये हो गया। तो ये हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकाला है किससे, मैट्रिक्स मेथड से। तो अब देखो इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो आगे सॉल्व ही नहीं करना। उन्होंने कहा था कि अगर कंसिस्टेंट है तो फिर इसको सॉल्व करो। एक बात यहां पे देखो, 10th क्लास में आपने किया था ना, वो मैं रिकॉल करवाती हूँ, एक बार इक्वेशंस दोबारा लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन इसमें आपको दी थी, देखो 2x + 5y इज इक्वल टू 7, फिर 6x + 15y इज इक्वल टू 13। आपको याद है जब आप क्लास 10th में करते थे तो वी यूज टू हैव टू इक्वेशंस लाइक दिस, a1x + b1y इज इक्वल टू c1, और फिर दूसरी इक्वेशन a2x + b2y इज इक्वल टू c2। तो हम कहते थे कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई नहीं होता, हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं। तो यहां पे देखो सेम सिचुएशन आ रही है, 2/6 इज 5/15 बट नॉट इक्वल टू 7/13। ये दोनों रेशो सेम है, देखो ये भी 1/3 हो गई, 2 कैंसिल करने पे, ये भी 1/3 है। तो इसका मतलब ये वाला केस बन रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि नो सॉल्यूशन है। पर देखो अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको मैट्रिक्स यूज करके करना है, आप ऐसे नहीं करोगे, बिकॉज वी आर डूइंग इट एज एन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑलराइट? तो अगर लिखा है कि मैट्रिक्स मेथड से करना है तो उसी से करोगे जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। इसमें देखो बाकी की कंडीशंस एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? जैसे आपको याद होगा इसमें तो अगर ये कंडीशन होती है तो नो सॉल्यूशन होता है। फिर एक कंडीशन होती है a1/a2 इज b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में हमारे पास क्या होता था, लाइंस कोइंसिडेंट होती थी, सो वी यूज्ड टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना, एक केस ये वाला होता था। फिर एक केस हमारे पास ये होता था, ऑब्जर्व करो कौन सा, कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी और हमारे पास आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, इजंट इट? देखो अगर a1/a2 b1/b2 है, मतलब लाइंस की स्लोप्स इक्वल होंगी, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, या तो पैरेलल हो जाएंगी या फिर कोइंसिडेंट। ऑलराइट? तो मैट्रिक्स मेथड से करने के लिए हमें ये वाला एडजॉइंट वाला और डिटर्मिनेंट निकाला, 0 आ गया। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन नल मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन थी इनकंसिस्टेंट की, मींस दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, इट इज इनकंसिस्टेंट, राइट?
अगला एक एग्जांपल देखो। अब इसमें हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं और कहा है सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है many times. All right, so look carefully how do we solve it. अब देखो इक्वेशंस हमें ये दी हैं, लेट मी राइट द इक्वेशंस। तो ये वाला एग्जांपल करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, फिर है 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7, फिर हमारे पास है 5y माइनस z और प्लस 13 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो देखो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको इस प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं। सो द थर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 13। तो हमारी एक तरह से 3 इक्वेशंस ये हो गई। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। ऑलराइट, तो बनाते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड से। उन्होंने बोला है देखो करना है, तो वी विल फॉर्म 3 मैट्रिसेस। तो पहला मैट्रिक्स ए लिखते हैं विच इज मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। याद है ना, पहले कॉलम में आएंगे x के कोफिशिएंट्स 1 2 0। सो लेट अस राइट हियर। तो पता है प्रॉपर फॉर्म में लिखना जरूरी है, वरना गलती से आप 1 to 5 ले सकते हो। तो अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है ना, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, तो वो 0 लिख लो सो दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, राइट, वरना मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अब सेकेंड कॉलम क्या होता है, y के कोफिशिएंट्स 1 2 5, सो वी हैव 1 2 5। थर्ड कॉलम में बेटा z के कोफिशिएंट्स लेंगे 1 3 माइनस 1, दिस इज मैट्रिक्स ए। दूसरा आएगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स आ गया 3 क्रॉस 1 x y z। थर्ड मैट्रिक्स हम लेंगे मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो राइट साइड पे कॉन्स्टेंट्स देखो 2 7 माइनस 13। इज इट ओके? अब इसको हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप किसी भी रो या कॉलम से बेटा एक्सपैंड कर सकते हो, जैसे अगर चाहो तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर लो। आपको पता है हम लेते हैं प्लस माइनस एन प्लस। इज इट ओके? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो आपको निकालनी आती है। अगर आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे यू विल गेट टू बी इक्वल टू -5, ये आ जाएगी। रो 1 से एक्सपैंड कर लो। अब देखो ये नॉन जीरो है, और जब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है, दिस इंप्लाइज वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -5 आई है जो कि नॉन जीरो है, तो वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। तो अब यूनिक सॉल्यूशन निकलता कैसे है? इट इज गिवन बाय, यू नो दैट वी हैड रिटन कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो आपको a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो हमें ये चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चाहिए। लेट अस नाउ राइट एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो, हमने पिछले लेक्चर्स में किया है। सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली ओवर हेयर। तो वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए बेटा आपका मैट्रिक्स आएगा जिसका पहला कॉलम होगा -17 2 and 10। इज इट ओके? Second column will come out to be 6 minus 1 minus 5. Third will be 1 minus 1 and 0. This will be adjoint of A. अब इसको B से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला कॉलम मैट्रिक्स 2 7 and -13. Got it? अब आपको पता है पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1। तो यहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ये प्रोडक्ट डिफाइंड है, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1। तो यू नो दैट फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा -5। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो सेकेंड कॉलम से, ऑन मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 10। मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है ना। फिर थर्ड रो और ये कॉलम, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो, वी विल गेट -15। सो ये है हमारा मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब हम यहां पुट करते हैं, तो x विल बी इक्वल टू नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, और साथ में पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे मैंने कहा हमारी कितनी आएगी, -5 बेटा। तो यहां पे लिखते हैं, सो वी हैव x टू बी इक्वल टू -1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स।
तो ये देखो, ये एडजॉइंट ऑफ A इंटू B मैट्रिक्स हमने ये ऊपर निकाला है। तो ये 3x1 ये वाला मैट्रिक्स है, ये पुट कर देते हैं, -5, 10 एंड -15। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करो तो एवरी एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1/5। और देखो एक्स मैट्रिक्स क्या था वो भी लिख लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स हमारा ये वाला कॉलम मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो लिखें, आप नोटिस करो यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग, ये आ गया आपका x, y एंड z। इज इट ओके? और राइट साइड पे देखो, हर एंट्री को -1/5 से कर लो मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 1, फिर आएगा -2 एंड देन वी आर गेटिंग 3। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट कर लो, दैट मीन्स वी आर गेटिंग x is equal to 1, y is -2 and value of z will be equal to 3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, जो कि कैसा सोल्यूशन है बेटा? यूनिक सोल्यूशन है। सिर्फ एक ही हमारे पास सोल्यूशन होगा। क्यों एक ही सोल्यूशन होगा? क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? नॉन जीरो। अब पता है, जब भी आप सोल्यूशन निकालो ना, एक बारी इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो तो कंफर्म हो जाता है हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। तो जैसे हम चेक करते हैं हमारा सोल्यूशन, आप चाहो तो सभी इक्वेशंस में पुट कर लो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपको दी थी x + y + z = 2, तो ये वैल्यूज अगर पुट करोगे, देखो 1 - 2 + 3 = 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। आप चाहो तो बाकी की दो और इक्वेशंस में भी पुट करके सोल्यूशन वेरीफाई कर सकते हो। राइट, तो ये हो गया मैट्रिक्स मेथड से हमने कैसे निकाला इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब देखो हमने पहला मेथड किया मैट्रिक्स मेथड। अब हम आते हैं सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड। नाउ बिकॉज इट इज डिटर्मिनेंट मेथड, सो ऑब्वियसली वी विल फॉर्म हियर डिटर्मिनेंट्स नॉट मैट्रिसेस। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होगा वी आर गोइंग टू डिनोट बाय डेल्टा, और देखो उसमें क्या एंट्रीज आएंगी। पहले कॉलम में जो एंट्रीज आएंगी दे विल बी कोफिशिएंट्स ऑफ x। अब x के कोफिशिएंट्स हैं a1, a2, a3, सो फर्स्ट कॉलम इज a1, a2, a3। फिर सेकेंड कॉलम में बेटा y के कोफिशिएंट्स लेने हैं विच आर b1, b2, b3, सो दैट विल बी द सेकेंड कॉलम, राइट। थर्ड कॉलम विल बी कोफिशिएंट्स ऑफ z विच आर c1, c2, c3, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा कॉलम। तो ये हो गया हमारा पहला डिटर्मिनेंट। अब देखो जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हम लेंगे उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा 1 से। इसमें क्या करना होता है डेल्टा 1 में, या कई बार इसको बेटा डेल्टा x भी कह देते हैं, आइदर वी कॉल इट एज डेल्टा 1 और डेल्टा x। आपने जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करना है बाय कॉलम ऑफ कॉन्स्टेंट्स d1, d2, d3। तो ये देखो, ये वाला जो पहला कॉलम है वो रिप्लेस होता है d1, d2, d3 से। बाकी के दो कॉलम्स एज इट इज रहेंगे b1, b2, b3 एंड देन c1, c2, c3। तो डेल्टा 1 या डेल्टा x में कोफिशिएंट्स ऑफ x आर रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स। फिर हम अगला डिटर्मिनेंट बनाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा 2। डेल्टा 2 या फिर आप इसको कह सकते हो डेल्टा y। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप y के जो कोफिशिएंट्स है b1, b2, b3 दे आर रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स d1, d2, d3। x और y के कोफिशिएंट्स, x और z के कोफिशिएंट्स एज इट इज आएंगे, तो कॉलम 1 a1, a2, a3 आएगा और कॉलम 3 c1, c2, c3। तो देखो y के कोफिशिएंट्स को डेल्टा में हमने कांस्टेंट्स d1, d2, d3 से रिप्लेस किया है। तीसरा हम लेते हैं, फोर्थ डिटर्मिनेंट विल बी नाउ डेल्टा 3 या फिर आप बोल सकते हो डेल्टा z। अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अब आपने क्या करना है, जो z के कोफिशिएंट्स हैं c1, c2, c3 उनको रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। तो थर्ड कॉलम बनेगा d1, d2, d3 और पहले दो कॉलम एज इट इज आएंगे a1, a2, a3 एंड देन वी विल हैव b1, b2, b3। तो ये हमने चार डिटर्मिनेंट्स बनाए हैं, इसीलिए मेथड का नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। अब जैसे हमने मैट्रिक्स मेथड में किया था बेटा, इसमें भी हम करेंगे कि कब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग एज आई टोल्ड यू इट मींस कि सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन है तो दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन बेटा
दैट मीन्स ओनली वन सोल्यूशन एज आई टोल्ड यू इन मैट्रिक्स मेथड ऑल्सो, या फिर होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इज इट ऑल राइट? अब देखो यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन सोल्यूशन, ये तब होता है, इसकी कंडीशन होती है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जो मैट्रिक्स मेथड में हमने मैट्रिक्स ए लिया था. और याद है मैट्रिक्स मेथड में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के यूनिक हो मतलब कि कंसिस्टेंट हो और यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी कि मैट्रिक्स ए का कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जो कि यही था. तो सेम कंडीशन है कि ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए नॉन जीरो. अब देखो इसमें सॉल्यूशंस क्या आएंगे. x will be equal to delta 1 by delta, y can be obtained as delta 2 by delta and z can be obtained as delta 3 by delta. तो यहां से हम निकालते हैं यूनिक सॉल्यूशंस, इनको डिवाइड कर देंगे. देखो डिनोमिनेटर में डेल्टा आप ले सकते हैं ना, क्योंकि डेल्टा आपका क्या है, नॉन जीरो, तो इट कैन बी टेकन लाइक दिस. अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देखो कब होता है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, जब आपके पास डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल आर इक्वल टू 0. अगर सारे डिटर्मिनेंट्स हमारे जीरो हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 था तो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन. इज इट ऑल राइट? अब आते हैं अगले पे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट कब होगा. इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग एज आई सेड इट मीन्स नो सॉल्यूशन. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट का मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन. अब इसकी कंडीशन देखो क्या होती है. अब यूनिक की तो ये थी, ऑब्जर्व करो कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाए. अब इनफाइनाइटली मेनी में डेल्टा तो 0 था ही, उसके अलावा तीनों ये जो हैं ये भी किसके इक्वल थे, 0. तो नो सॉल्यूशन के केस में हमारे पास ध्यान से देखो कंडीशन होती है कि डेल्टा तो 0 होना चाहिए एंड साथ ही साथ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो. उनमें से कम एक हो जाए नॉन जीरो. इज इट ऑल राइट? क्योंकि देखो अगर सारे जीरो हो गए ये भी, तब तो फिर यही वाली कंडीशन बन गई आपकी. इज इट ऑल राइट? तो पहली एक तो डेल्टा 0 होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा नॉन जीरो है तब तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा. तो डेल्टा 0 होने के साथ साथ इनमें से कम एक जो है वो होना चाहिए नॉन जीरो. तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, दो भी इनमें से नॉन जीरो हो सकते हैं, या एक भी नॉन जीरो हो सकता है. तो अगर एक भी नॉन जीरो आ गया, आपको क्वेश्चन आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आप वहीं पे कह दो कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, इनकंसिस्टेंट है. इज इट ऑल राइट? समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहां पे देखो, लेट अस लुक एट दिस. सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल का मतलब डिटर्मिनेंट मेथड. तो अब इसमें इक्वेशंस देखो हमें दी हैं. पहली दी है 5x plus 3y is equal to 11, then 2x plus y is equal to 4. दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं. तो इसमें हमारे पास पहला डिटर्मिनेंट हम डेल्टा लेंगे, क्योंकि हमें क्रैमर्स रूल मतलब डिटर्मिनेंट मेथड से करना है. फर्स्ट कॉलम विल बी x के कोफिशिएंट्स विच आर 5, 2. सेकेंड कॉलम विल बी कोफिशिएंट्स ऑफ y विच आर 3, 1. डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो 5 minus 6 which is equal to -1. Now notice कि डेल्टा नॉन जीरो है, therefore we have unique solution बेटा. तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन. अब वो मिलेगा कैसे, उसके लिए हम बाकी के दो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. डेल्टा 1 देखो कैसे आएगा, जब आप कॉलम 1 को रिप्लेस करोगे कांस्टेंट से, मतलब x के कोफिशिएंट्स रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से, जो कि है 11, 4. सेकेंड एज इट इज 3, 1. तो सॉल्व करो तो 11 minus 12 दैट इज इक्वल टू -1. फिर हम निकालते हैं डेल्टा 2. डेल्टा 2 में क्या करना होता है, सेकेंड कॉलम बेटा आपका रिप्लेस होगा किससे, कांस्टेंट से. तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा 5, 2. सेकेंड कॉलम मतलब जो कोफिशिएंट्स ऑफ y हैं, ये देखो, ये कोफिशिएंट्स ऑफ y की जगह कांस्टेंट ले लो 11, 4. सो लेट अस राइट 11, 4. सो दिस इज इक्वल टू 20 minus 22 विच इज इक्वल टू -2. ऑलराइट, अब निकालते हैं हम सॉल्यूशन. तो x था हमारा डेल्टा 1 बाय डेल्टा. डेल्टा 1 की वैल्यू है -1, और देखो डेल्टा की वैल्यू भी कितनी आई है, ऑब्जर्व करो
value of delta is -1. Delta 1 is -1 and delta 2 is -2. So x will be delta 1 upon delta -1 upon -1, that is 1. And y will be equal to delta 2 upon delta, which is equal to -2 upon -1, that is 2. तो देखो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया. Our solution is x is equal to 1 and y equal to 2. ठीक है. जैसे मैंने देखो पहले भी कहा था कि अगर सॉल्यूशन है तो एक बार इक्वेशंस में पुट करके वेरीफाई जरूर कर लो. अब देखो x को 1 और y को 2 लोगे तो 5 + 6 11 है और 2 + 2 4. दैट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. इज इट ओके? अगला एग्जांपल देखो यहाँ पे. लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. Solve the following system of equations by Cramer's rule. Now we have 3 equations and 3 unknowns. तो देखो equations हैं. x plus y plus z is equal to 3. That is the first equation. Second equation है 2x minus 3y plus 5z is equal to 4. और तीसरी equation है x plus 2y minus 4z is equal to -1. अब Cramer's rule means determinant method, so we have to form the determinants. तो पहला लेते हैं determinant delta, जिसमें क्या आएंगे देखो x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट्स. तो इट इज 1 2 1. x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स 1 - 3 2. सो लेट अस राइट दिस. और z के कोफिशिएंट्स हैं 1 5 4. अब आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो, इजंट इट? तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 22. एक्सपैंड करना आता ही आपको डिटर्मिनेंट को. अब हम बनाते हैं अगला डिटर्मिनेंट हमारा, जो कि है डेल्टा 1. डेल्टा 1 में आपने क्या करना था, जो x के कोफिशिएंट्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से. तो यहां पे आएगा 3 4 -1. बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज आएंगे 1 -3 2 1 5 एंड 4. इज इट ऑल राइट? तो वी रिप्लेस कॉलम 1 बाय कांस्टेंट्स. ठीक है, x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं डेल्टा 1 में. अब आप इसकी वैल्यू फिर से निकाल सकते हो बाय एक्सपेंडिंग बाय एनी रो और एनी कॉलम. दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 22. इज इट ओके? अगला लेते हैं हम हमारा तीसरा डिटर्मिनेंट डेल्टा 2, जिसमें देखो क्या करना है, y के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना होता है कांस्टेंट से बेटा. तो यहां पे ना आपका देखो डेल्टा में ये जो था हमारा कॉलम 1 तो एज इट इज आएगा 1 2 1. कॉलम 3 जो z के कोफिशिएंट्स थे वो भी एज इट इज लेने हैं 1 5 4. जो y के कोफिशिएंट्स थे ये रिप्लेस होंगे हमारे कांस्टेंट से, जो कि ये थे 3 4 -1. तो यहां पे आएगा 3 4 -1. एंड अगेन यू कैन सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो यहां पे ये वाला y के कोफिशिएंट्स हमने कांस्टेंट से रिप्लेस किए. अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालोगे, इट विल अगेन कम आउट टू बी 22. नाउ लेट अस राइट डेल्टा 3. डेल्टा 3 में क्या करना है, आपने z के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से. तो y के x के कोफिशिएंट्स 1 to 1 और 1 - 3 2 बेटा एज इट इज आएंगे x के कोफिशिएंट्स और y के. तो लिखते हैं 1 to 1 1 - 3 2. ये हो गया. अब जो लास्ट कॉलम है वो ये कांस्टेंट से रिप्लेस होगा, जो कि है 3 4 -1. तो डेल्टा 3 में z के कोफिशिएंट्स को हमने कांस्टेंट से रिप्लेस करना है. याद है ना, ये देखो 3 4 -1 हमारे ये क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं. तो डेल्टा 1 में x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है इस कांस्टेंट से, डेल्टा 2 में y के कोफिशिएंट्स को, डेल्टा 3 में z के कोफिशिएंट्स को. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो. दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी 22. ऑलराइट, अब देखो ये बात हम पहले ही कह चुके हैं, यहां पे हम बोल देते हैं, यहां पे कहीं नहीं थी हमने, कि डेल्टा की वैल्यू बेटा 22 आई है, जो कि है नॉन जीरो. तो अगर डेल्टा नॉन जीरो है, दैट मीन्स सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना, वो हमें वहीं पे पता चल गया कि डेल्टा की वैल्यू इज नॉन जीरो, तो दैट मीन्स सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. अब बारी है उस यूनिक सॉल्यूशन को निकालने की. तो कैसे निकालते हैं, x होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा. इसमें सारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 22 है, तो x की वैल्यू 22 अपॉन 22 1 आ गई. y देखो, y होता है डेल्टा 2 बाय डेल्टा, अगेन 22 अपॉन 22, तो इट विल गिव यू वैल्यू 1.
Similarly, z will be equal to delta 3 upon delta, that is 22 upon 22, which will again give you value 1. तो दैट मीन्स बेटा इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन जो आना था वो आया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1. इज इट ओके? सो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन. अब आप देखो, जैसे मैंने कहा था एक बारी चेक कर लिया करो, जैसे 1 + 1 + 1 3 होता है, फिर यहाँ पे 2 - 3 - 1 + 5 4 होता है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. इज इट ओके? तो हमने ऑर्डर 2 मतलब कि 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स हो, तो वी नो हाउ टू सॉल्व इट बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. अब देखो जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस. होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है इंग्लिश में एक जैसा. ठीक है, जैसे हम कहते हैं क्लास में होमोजीनियस ग्रुप है, मतलब एक ही लेवल के बच्चे हैं. ऐसा नहीं है कोई बहुत वीक है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है. तो होमोजीनियस बेसिकली मीन्स ऑलमोस्ट सिमिलर. तो इसमें क्या सेम होता है जब हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? तो इसमें डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम इन एवरी इक्वेशन. इज इट ऑल राइट? सो डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम इन एवरी इक्वेशन. अब देखो जो पहले हम इक्वेशंस ले रहे थे, जैसे यहां पे देखो, ये हमने जब इक्वेशंस ली थी बेटा, तो x y z आपके वेरिएबल्स थे ना, तो इस टर्म की डिग्री 1, इसकी 1, इसकी 1, पर ये तो कांस्टेंट था, तो इस टर्म की डिग्री 0 थी. तो ये वाली जो इक्वेशंस थी ना, दे वर नॉट होमोजीनियस. ये होमोजीनियस नहीं थी क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम नहीं थी. अब यहाँ पे क्योंकि राइट साइड पे 0 है, तो हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है. वी हैव जस्ट दीज वेरिएबल्स x y z इन ऑल द 3 इक्वेशंस, जिसमें इसका मतलब हर टर्म की डिग्री कितनी हो गई 1. तो ये वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब देखो जैसे हमने अभी क्रैमर्स रूल में किया था, हम 4 डिटर्मिनेंट्स बना रहे थे ना. तो पहला डिटर्मिनेंट देखो, जैसे हमने डेल्टा बनाया था, विच वॉज कोफिशिएंट्स पहले कॉलम में x के कोफिशिएंट्स, तो वो वही बनेगा a1 a2 a3, फिर y के कोफिशिएंट्स b1 b2 b3, और फिर z के कोफिशिएंट्स c1 c2 c3. डेल्टा इज द सेम. फिर आपको याद होगा हमने डेल्टा 1 बनाया था, जिसमें आप x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर रहे थे कांस्टेंट से. आप नोटिस करो यहाँ पे कांस्टेंट 0 0 0 है, तो कॉलम 1 हमारा 0 0 0 आएगा, बाकी के वही आएंगे b1 b2 b3 c1 c2 c3. अब आप नोटिस करो, ये कोई भी वैल्यूज लें, b1 b2 b3 c1 c2 c3 कोई भी वैल्यूज लें, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हर एंट्री 0 है, तो अगर आप कॉलम 1 से एक्सपैंड करते हो तो डेल्टा 1 इज ऑलवेज 0. तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्योंकि कॉलम 1 कॉन्स्टेंट्स का होता है जो कि 0 है, तो डेल्टा 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी. सिमिलरली आपके पास डेल्टा 2 भी हमेशा 0 आएगा. क्यों? क्योंकि y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है जो कि 0 0 0 है, x के कोफिशिएंट्स a1 a2 a3 और z के कोफिशिएंट c1 c2 c3 एज इट इज आएंगे. तो ये कुछ भी वैल्यूज लें, क्योंकि हमारे पास सेकेंड कॉलम में 0 आ रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट डेल्टा 2 की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी? 0. सिमिलरली हमारे पास डेल्टा 3 जो है, दैट इज जिसमें कॉलम 3 कांस्टेंट से रिप्लेस होता है 0 0 0 से. पहले 2 कॉलम्स मतलब x के कोफिशिएंट्स और y के कोफिशिएंट्स रहते हैं एज इट इज. तो ये कुछ भी वैल्यूज लें, क्योंकि हमारे पास कॉलम 3 जो कांस्टेंट्स का था उसमें 0 आ रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी? 0. तो दैट मीन्स वी गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में डेल्टा 1 इज ऑलवेज 0, डेल्टा 2 इज ऑलवेज 0 और डेल्टा 3 हमेशा 0 होता है. इज इट ऑल राइट? तो अब देखो, जब हम यहां पे ये कह रहे थे, ये देखो जब हम क्रैमर्स रूल से कर रहे थे, एक बात नोटिस करो कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब बोल रहे थे? इनकंसिस्टेंट तब था जब एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉन जीरो. इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए. पर हमारे होमोजीनियस सिस्टम में तीनों 0 आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट
नहीं होगा. इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब इसका एक ना एक सोल्यूशन तो हमेशा आएगा ही आएगा. इज इट ऑल राइट? तो हम यहां पे ये बात लिखते हैं, सिंस डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 all are equal to 0, therefore homogeneous system is never inconsistent. Is it all right? Therefore homogeneous system of equations is never inconsistent. Is it all right? That means it is always consistent. तो ये हमेशा होगा consistent. अब देखो कंसिस्टेंट है, अगर हमेशा हम बोल रहे हैं कि इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो इसमें दो केसेस होंगे, राइट? तो ऑलवेज कंसिस्टेंट में या तो आपके पास होगा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हमारे पास होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इज इट ऑल राइट? ये होंगे. अब देखो यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, देखो जरा यहां पे हमने कहा था डिटर्मिनेंट मेथड में यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और फिर x होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा y, डेल्टा 2 बाय डेल्टा z, डेल्टा 3 बाय डेल्टा. तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन में सेम कंडीशन है कि डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए. डेल्टा देखो ये जो हमने निकाला था, ठीक है ना, जो कोफिशिएंट्स लिए थे x y z के, उनसे जो डिटर्मिनेंट बना था वो हमारा अगर नॉन जीरो है तो इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा. और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या था? x वाज इक्वल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा. अब देखो डेल्टा 1 जीरो है और नीचे नॉन जीरो नंबर है. 0 अपॉन नॉन जीरो क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो, है ना. ये देखो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे जीरो हैं हमारे, तो x की वैल्यू आ गई जीरो. सिमिलरली देखो y की वैल्यू आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा. डेल्टा 2 वाज आल्सो जीरो, वेयर एज डेल्टा इज नॉन जीरो. डेल्टा तो नॉन जीरो है, तो नीचे नॉन जीरो नंबर है, तो नॉन जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली z की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा. डेल्टा 3 इज जीरो एंड डेल्टा इज नॉन जीरो, अगेन इट विल बी इक्वल टू जीरो. तो इस केस में सॉल्यूशन आ गया x y z तीनों किसके इक्वल हैं बेटा? जीरो के. तो अगर होमोजीनियस सिस्टम में बेटा यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वो सिर्फ ये वाला ही होगा, 0 0 0. क्यों? क्योंकि उनमें डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हमेशा जीरो होते हैं. पता है, एक बात नोटिस करो, लुक हियर, जैसे अगर आपको ये इक्वेशंस दी हुई हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इजंट इट? These are 3 homogeneous system of equations, राइट साइड पे जीरो है. तो ये वाला सॉल्यूशन कि अगर हम x y z को 0 0 0 ले लें तो ऑब्वियसली इक्वेशन सेटिस्फाइड है, सारे वेरिएबल जीरो हैं, ठीक है, तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड है ना. तो ये ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें इक्वेशंस को देखते ही पता चल जाएगा कि ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे जीरो है तो x y z को 0 0 0 लो तो एक सॉल्यूशन एक आ ही गया. इसी वजह से ये वाला जो यूनिक सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस के केस में 0 0 0, इसको कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन. देखो इंग्लिश में ट्रिवियल का मतलब होता है कोई बहुत ही बेसिक सी बात, जैसे हम बोलते हैं व्हाई आर यू फाइटिंग एट दीज ट्रिवियल मैटर्स, इन छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ रहे हो. ट्रिवियल मीन्स बहुत ही बेसिक. तो ये वो सॉल्यूशन है जो हमें इक्वेशंस को देखते ही पता चल जाता है. तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के केस में जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो वो सिर्फ ये वाला ही मिलता है, और इस केस में इसको हमने एक और नाम दिया है यूनिक सॉल्यूशन को, ट्रिवियल सॉल्यूशन. याद रखना ये तभी यूज होगा जब आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है. इज इट ऑल राइट? ओनली देन. अब आ जाओ यहाँ पे, जब हम कह रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देखो हमने कब बोले थे, ये देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्रैमर्स रूल में तब थे जब सारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो थी. अब आप यहां पे नोटिस करो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तो ऑलरेडी जीरो हैं क्योंकि एक एक कॉलम जीरो बन रहा था. तो इसका मतलब सारे डिटर्मिनेंट जीरो तब हो जाएंगे जब आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट डेल्टा क्या हो जाएगा? जीरो. तो बहुत सिंपल सी कंडीशन आ गई इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की होमोजीनियस के केस में, जो कि है डेल्टा होना चाहिए जीरो.
तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो यूनिक। अब क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन जैसे हमने कहा ये वाला ही सिर्फ पॉसिबल है और उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, दैट इज व्हाई these infinitely many solutions are also called as non trivial solutions। क्या बोलते हैं बेटा इनको? non trivial solutions या बोलते हैं non zero solutions। ठीक है, तो ये टर्म भी आपने सिर्फ तभी यूज करनी होती है नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशंस अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इज इट ऑल राइट? तो हमने क्या सीखा इसमें? पहली बात, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब हर टर्म की डिग्री सेम, तो वो तब होगी जब सारे कांस्टेंट्स हो जाएंगे जीरो। क्योंकि सारे कांस्टेंट जीरो हैं तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ये सिस्टम कभी भी हमारा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, इट इज नेवर इनकंसिस्टेंट। इज इट ऑल राइट? मतलब हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं, या यूनिक या इनफाइनाइटली मेनी। यूनिक सॉल्यूशन अगर डेल्टा नॉन जीरो है और सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन होता है विच इज कॉल्ड ट्रिवियल, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तब होंगे जब डेल्टा जीरो है, उनको हम नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी कहते हैं। अब इसके ऊपर एग्जांपल देखो, जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। तो आप देख रहे हो सब में कांस्टेंट जीरो है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो इक्वेशंस हैं x प्लस वाई प्लस जेड जीरो, फिर x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू जीरो, और फिर 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं डेल्टा, ठीक है, जो कि होगा कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। x के कोफिशिएंट्स आप ऑब्जर्व करो 1, 1, 2। लेट अस टेक कोफिशिएंट्स ऑफ y 1 माइनस 2 1। फिर लो z के कोफिशिएंट्स 1, 1 और माइनस 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किसी भी रो या कॉलम से लेके बेटा एक्सपैंड कर सकते हैं। सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 9 विच इज नॉन जीरो। अब देखो नॉन जीरो अगर डेल्टा है तो याद है ना, दिस इंप्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। इज इट ऑल राइट? यूनिक सॉल्यूशन होता है जब भी हमारा डेल्टा हो जाएगा नॉन जीरो। और क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बेटा होमोजीनियस है, ठीक है, बिकॉज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज होमोजीनियस, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन याद है ना सिर्फ एक होता है। कौन सा? वी विल हैव जस्ट वन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा जो कि होता है x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज ऐसी नहीं होंगी ट्रिपलेट x y z की जो आपकी इन गिवन तीन इक्वेशंस को करें सेटिस्फाई। ऑलराइट, सो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, उसकी वैल्यू 9 आ जाएगी, तो इट हैज गॉट ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन दैट इज 0 0 0। अगला एग्जांपल लो, लेट अस लुक एट दिस। वी आर गिवन अगेन 3 इक्वेशंस जिसमें आपको कहा है x y z आर नॉट ऑल जीरो। तो आपको प्रूव करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc की वैल्यू कितनी है? 1। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो पहले मैं इक्वेशंस लिखती हूं, तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है ना, तो सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर लो। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स प्लस सी वाई प्लस बी जेड इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, फिर इसमें भी y एक तरफ कर लो, वी हैव ए जेड, सॉरी पहले सी एक्स वाली टर्म लिख लेते हैं, x वाली टर्म पहले लिखो इस इक्वेशन में। तो वी हैव सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो। तीसरी इक्वेशन देखो ये वाली, ठीक है, इसमें यहां पे ना बेटा ये z इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई है z, तो पहले x वाली टर्म हम लिखते हैं बी एक्स फिर प्लस ए वाई और माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब आप नोटिस करो ये सिस्टम कैसा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है, हर टर्म की डिग्री 1 है और कॉन्स्टेंट्स हमारे 0 आ गए, तो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ऑलराइट, तो दिस इज होमोजीनियस सिस्टम। तो इसमें देखो आपको कहा है एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो। अब इसका मीनिंग समझो, वी आर गिवन एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो।
अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस में तो वो एक ही सॉल्यूशन होता है 0 0 0। तो अगर आपको ये दे रहे हैं एक्स वाई जेड आर नॉट 0, इसका मतलब ये आपको हिंट दे रहे हैं क्वेश्चन में कि इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ऑलराइट, क्योंकि अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन होता तो वो एक ही होता है एक्स वाई जेड तीनों 0, क्योंकि हमें दिया है दे आर नॉट ऑल 0, दैट मीन्स सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। और होमोजेनियस सिस्टम के केस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होते थे? जब आपके पास डेल्टा की वैल्यू होती है 0। तो अब डेल्टा लिखते हैं। देखो, आपके पास x के कोफिशिएंट्स हैं -1, c और b। तो लेट मी राइट -1, c एंड b। सेकेंड कॉलम देखो, c -1a, तो c -1a। तीसरा कॉलम है ba-1, तो सॉरी दिस इज b, ba-1, तो दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब देखो गिवन कंडीशन के लिए इसको एक्सपैंड कर लो, लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1, तो प्लस माइनस प्लस के साथ इसको लेना है। सो लेट अस टेक नाउ, we have -1 multiplied by, leave first row first column, so 1 minus a square, then minus c, leave first row second column, we have minus c and minus ba, फिर plus b multiplied by, leave first row and third column, we have ca plus b is equal to 0। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, we are getting -1 plus a square plus c square plus abc plus abc and plus b square is equal to 0। ये वाला -1 राइट साइड पे ले जाओ, that gives you the result a square plus b square plus c square plus 2abc will be equal to 1। तो we are getting this। तो देखो यही प्रूव करना था आपने, isn't it? कि prove that a square plus b square plus c square plus 2abc is equal to 1। Look at the question, this is what we had to prove। all right, तो कैसे किया हमने? यहाँ पे आपके पास बेटा सबसे पहले तो सारी टर्म्स को एक तरफ किया ताकि आपके पास आ जाए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब आपको दिया था कि x y z आर नॉट ऑल 0, तो वो नॉट ऑल 0 हैं, तो मतलब सिस्टम कैसा है? होमोजेनियस में हमारे पास कौन सा केस है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन में सारे 0 होते हैं। एंड कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एज यू कैन सी इज गिवन बाय डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो बस डेल्टा निकाल के उसको 0 पुट कर देंगे, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। इज इट ओके? सो आपने देखा बेटा इस लेक्चर में हमने किया सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पहला जो हमने किया वो हमने किया मैट्रिक्स मेथड से, जिसमें हम 3 मैट्रिसेस बनाते हैं a, x और b। a था मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, b था हमारा कांस्टेंट्स का, और x मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। और उसमें हमने कंडीशंस कही कि कब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होगा विद यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या फिर कब सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। सेम थिंग वी डिड फॉर डिटर्मिनेंट मेथड विच वी ऑल्सो कॉल एज क्रैमर्स रूल, in which instead of forming matrices we form 4 determinants, delta, delta 1, delta 2 and delta 3। और लास्ट में हमने देखा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जिसमें होमोजेनियस का मतलब वी ऑब्जर्व कि हर टर्म की डिग्री होती है सेम। राइट, ये वाला होमोजेनियस का जो सिस्टम का जो केस है बेटा, इट इज वेरी पॉपुलर इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें क्वेश्चंस आते हैं, उनमें बहुत बार होमोजेनियस सिस्टम का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसमें बहुत ही सिंपल है, वो सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता, हमेशा कंसिस्टेंट होता है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तब होते हैं जब डेल्टा 0 है। तो इसी के ऊपर वी विल डू सम मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, तो आप भी क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करो एंड इसको रिवाइज करो, सो दैट व्हेन वी डू द क्वेश्चन सारी कंडीशंस आपको अच्छी तरह से याद हो। एक बार ही कंडीशंस याद है बेटा तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलराइट, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। Rest we will continue in the next one. As I said, we'll do some subjective questions on this. So please enjoy the benefit of our courses, beta. I hope you are practicing also, right? So thank you and bye-bye.